नमस्कार साथियों, आज हम हाजिर हैं अभय न्यूज़ के इस स्टूडियो में हमारे बिल्कुल खास मेहमान और कांग्रेस के युवा तुर्क नौजवान नेता श्री चेतन यादव जी के साथ में। चेतन यादव जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। चेतन यादव जी से आज हम बात करेंगे उनके राजनीतिक करियर को लेकर, उनकी एजुकेशन को लेकर, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर और भविष्य में उनकी योजनाओं को लेकर। तो चेतन जी, सबसे पहले ये बताएं कि राजनीति में आपका झुकाव कब से है, और जब आपकी जो पर्सनालिटी है वो तो किसी फौजी की या किसी आर्मी ऑफिसर की नज़र आती है, तो आपने ये इस प्रोफेशन में आने के पीछे, ये प्रोफेशन या यूँ कहें कि ये मतलब इस सेवा में आने के पीछे क्या रीज़न रहा कि आप राजनीति में आपका आना हुआ? आधारभूत तरीके से मेरे पिताजी के जो दादाजी रहे, छोटे चाचा रहे, वो ब्लॉक अध्यक्ष रहे सन 65 से लेके तो 85 तक। तो राजनीति से शुरू से ही हम लोगों का जुड़ाव रहा, पारिवारिक रूप से। फिर पिताजी को भी शहर में सेवा करने का मौका मिला। स्वर्गीय प्रेम नारायण जी यादव साहब 95 से लेके तो 99 तक इस शहर में सभापति के बतौर, उप महापौर के बतौर, महापौर के बतौर उन्होंने शहर की सेवा करी। ये सब चीज़ें उनको देख कर के हम लोगों ने इस क्षेत्र के बारे में हम लोगों को पता चला जीवन में पहली बार के राजनीतिक दृष्टिकोण से भी हम लोग समाज की सेवा कर सकते हैं। पर मेरा एक तरह से राजनीति में आना एक्सीडेंटल रहा। मेरे फादर की ऑल ऑफ सडन हार्ट अटैक से मृत्यु हुई थी, तो उनके बाद पारिवारिक रूप से जैसे हर चीज़ की एक जिम्मेदारी आ जाती है, तो राजनीतिक जिम्मेदारियां भी जो उनके महती काम थे पिताजी की जो थी, पिताजी के, वो सब बाकी थे। तो सन 2000 में मैंने पार्षद का चुनाव नगर निगम का लड़ा और उस पार्षद के चुनाव में मैं पार्षद बना और तब से ही राजनीतिक क्षेत्र में हूँ। अच्छा, अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं, कहाँ तक की आपकी एजुकेशन? मेरा स्कूलिंग पूरा इसी विधानसभा क्षेत्र, दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में, आपने देखा हो जो आज की तारीख में दुर्गा प्लाजा है, सरस्वती स्कूल से, वहाँ से मेरा प्राथमिक विद्यालय पूरा हुआ। माध्यमिक विद्यालय मेरा ऋषिनगर सरस्वती से हुआ। अच्छा। और फिर उसके बाद हायर सेकेंडरी जो है मैंने लोकमान्य तिलक से की, जो भी ये इसी विधानसभा में। तो सारे संघ के, फिर आप कांग्रेस में क्यों चले गए? ये तो संघ के स्कूल है तो सारे के सारे। उन्हीं की फिलॉसफी उन्हीं पे लागू हो गई कि कीचड़ में कमल खिलता है। ये तो विरोध वहीं होता है जहाँ पर आप रहते हैं, उसी क्षेत्र में से विरोध भी उत्पन्न होते हैं। तो चूंकि हमारी कांग्रेस की विचारधारा रही सबको साथ लेके चलने की, सद्भाव, पढ़ाई आपने संघ के स्कूलों में करी जी, और राजनीति आप कांग्रेस ही कर रहे हैं? जी, बिल्कुल बराबर है। और फिर उसके बाद मेरा कॉलेज जो रहा, माधव कॉलेज से मैंने अपना पूरा बैचलर डिग्री किया और उसमें हमने छात्र राजनीति भी की। और उसमें बड़े बड़े दिग्गज ग्रुप हुआ करते थे, विद्यार्थी यूनियन, मोर्चा, इन सब का सामना करते हुए हम लोगों ने काफ़ी वहाँ पर छात्र राजनीति में भी छात्र हित के कार्य किए। साथ ही कांग्रेस पार्टी के भी कई दायित्व मेरे पास रहे। शुरुआती दौर में मैंने उपाध्यक्ष के बतौर शहर में काम किया, जिला कांग्रेस कमेटी के अंदर महामंत्री के रूप में काम किया। प्रादेशिक जानकारी आपके सबके आशीर्वाद से मुझको मिली, तो 2 मरतबा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव होकर के मैंने काम किया। वर्तमान में कमलनाथ जी की बॉडी में महामंत्री के रूप में शहर से मैं और एक व्यक्ति और हैं हमारे योगेश शर्मा जी, नूरी खान जी, हाँ, हम 3-4 लोग हैं जो अभी महामंत्री पद पर विद्यमान हैं। जी। अच्छा, एक बात और बताइए चेतन भाई कि चूंकि आप वहाँ पर देवास गेट एरिया में ही आप की जो रहना भी आपका उसी क्षेत्र में, ऑफिस भी वहीं है आपके, आपका व्यापार व्यवसाय भी वहाँ पर है। चौड़ीकरण एक हुआ था वहाँ पर, देवास गेट से लेके एक बड़ा चौड़ीकरण हुआ और उसके बाद अब एक बार फिर कुछ क्षेत्रों में चौड़ीकरण की चर्चा चल रही है। चूंकि उस चौड़ीकरण को आपने बड़े करीब से देखा होगा, लोगों की समस्याओं को समझा होगा, तो अब जब दोबारा चौड़ीकरण की बात चलती है केडी गेट एरिया में या कहीं की भी जब बात चलती है, तो चूंकि आप उस क्षेत्र में रहे, आपने अनुभव किया, तो क्या होना चाहिए? चौड़ीकरण हो, शहर का विकास हो, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या योजनाएं होनी चाहिए? वास्तविकता को अगर देखे जाए तो शहर में चौड़ीकरण या उसके विकास के लिए उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाना चाहिए। पर चौड़ीकरण अगर क्या वास्तव में विकल्प है, ये हमको देखने के लिए देखना पड़ेगा कि हमारे शहर की भौगोलिक स्थिति क्या है।
मैं देखता हूँ कि इसमें भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर जो विधायक रहे, जो बरसों बरस हो गए इन जिन्हों को, उन्होंने कभी इस विषय पे काम नहीं किया। हम देखते हैं छोटे से छोटे शहर के पास अपना खुद का एक रिंग रोड है, उज्जैन के पास इसका कोई रिंग रोड नहीं है। फिर उसके बाद देखिए तो आपके पास बड़ी सुंदर सी एक जगह है जिसको कहते हैं नदी। हम पूरे नदी किनारे पे उज्जैन शहर बसा हुआ है, पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि जो महाकाल से अगर देखें नदी तो 600 मीटर, गोपाल मंदिर से देखें तो 800 मीटर, फिर इधर आप चले जाएं पिपली नाके चौराहे से देखें तो 1 किलोमीटर। तो इतनी नज़दीक नदी होने के बाद जहां हम सेंटर में आ गए हम शहर के, अगर गोपाल मंदिर की बात करें तो बीच में हो गया। तो क्या ये संभव नहीं था कि एक बहुत अच्छा रिवर कॉरिडोर बनाया जाना चाहिए था, जिससे पूरे क्षेत्र, पूरे शहर के ट्रैफिक के दबाव को हम बाहर से निकाल पाते, और सिर्फ वही वाहन अंदर आने जाने की व्यवस्थाओं को एकांगी मार्ग करके या उसके वैकल्पिक और ब्रिज वगैरह, छोटे या बड़े ब्रिज, अंडर टनल लेकर के, बोगदा पुल ला करके हम लोग काम कर सकते थे। पर हमेशा सरकार ने तोड़ फोड़ पे ज़्यादा ध्यान दिया है, जिसके अंदर भारी भ्रष्टाचार की बदबू आती है। और हम देखते भी हैं कि जितने लोग हैं उनमें कई लोगों के मुआवजे आज तक भी प्राप्त नहीं हुए हैं। नदी को लेकर आपने बहुत अच्छी बात कही चेतन भाई, कि शिप्रा नदी हमारे यहाँ की जो है वो प्राण शक्ति है, इस शहर के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो या भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की सरकार के समय भी शिप्रा नदी के उन्नयन को लेकर, उसके विकास को लेकर और उसके लिए वो उसके प्रवाह को लेकर कांग्रेस के समय में भी ऐसे कोई बहुत बड़ी योजनाएं उन पर भी काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के समय में भी नहीं हुआ है। क्या वजह है? मैं मतलब एक पॉलिटिकल व्यक्ति से ये सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आम शहरी से सवाल कर रहा हूँ उज्जैन के। क्या शिप्रा के साथ न्याय हुआ, चाहे वो किसी भी दल की सरकार रही हो? सन 2000 में मेरे सौभाग्य रहा कि मैं उज्जैन शहर में पार्षद रहा, और जब पार्षद रहे तो आप कहेंगे फिर क्या, आप तो चूंकि कांग्रेस के हैं तो उसकी बात कर रहे हैं, पर एक साधारण नागरिक होने के नाते भी मुझे जानकारी थी कि हमारे शहर में सबसे पहले JNNRUM लागू की गई। केंद्र में सरकार हमारी मनमोहन जी की थी और प्रदेश में दिग्विजय सिंह साहब की सरकार थी। तब इस शहर के सभी प्रकार के अच्छे कामों के लिए JNNRUM के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। उसी के तहत सबसे बड़ा काम वाटर रिसोर्सेज और रिवर कंडीशंस को रिपेयर करने के लिए अलाउ किया गया। तो मुझे आज भी याद है कि सबसे पहले 90 लाख या 1 करोड़ रुपए का पैसा उस सरकारों में आया जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। रही बात ये कि आप कह रहे हैं कि शिप्रा नदी के साथ न्याय तो माँ खुद ही करती है, देख रहे हैं हम लोग लगातार। ये आपका पॉलिटिकल जवाब है? नहीं, ये बिल्कुल पॉलिटिकल जवाब नहीं है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, चूँकि शिप्रा नदी 12 ही महीने प्रवाहमान नदियों की गिनती में नहीं आती है। ये हम अगर देखे जाएं तो मौसमी नदियों के उसमें हम इसकी गिनती करते हैं, पर ये हमारी प्राणदायी है। इसमें लगातार पानी बना रहे, स्वच्छ पानी बना रहे, इसकी वास्तव में आवश्यकता है और ये किया जा सकता है काफ़ी कम से। पर भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपए का इसके अंदर घोटाला किया हुआ है। 300-400 करोड़ रुपए की योजनाएं 2-2 मरतबा गायब कर दी हैं। खाइन डाइवर्सन के अंदर आप देख रहे हैं बिना ग्रेडियंट चेक करे, ग्रेडियंट इन द सेंस कि कितने स्लोप पे जाना है पानी को, कितना पानी इससे बाहर निकाल सकते हैं, दोनों के अंदर कितना MCFT पानी एक बार में बाहर निकलता है खान नदी से। ये सब चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी ने बिना जांच करे सिर्फ भ्रष्टाचार का रूप देने के लिए और शहर में एक प्रोपोगंडा करने के लिए हमने शिप्रा साफ कर दी है। उसके लिए खान डाइवर्शन डाला जो पूरी तरह फेल हो चुका और वो कोलैप्स हो गई वो आज की तारीख में। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि रोज़ हमको बताते हैं कोई हमारे मंत्री जी हैं जो दिखते नहीं हैं सड़कों पर, वो आजकल सड़कों पे जाने लग गए हैं, वो कहीं शिप्रा नदी की परिक्रमा वगैरह कर रहे हैं वर्षों बरस से। अब भगवान जाने क्या ही परिक्रमा करके प्राप्त करना चाहते हैं, सब तो प्राप्त कर ही चुके हैं। माँ की परिक्रमा कर रहे होगे ना। तो जबकि हमारे यहाँ अगर वैज्ञानिक रूप से हमारे धर्म को देखा जाए तो हमने हमारी नदियों को माँ का स्वरूप इसलिए दिया गया है कि उनको निर्मल बनाए रखें, स्वच्छ बनाए रखें, उनकी देख रेख करें, आदर भाव से उसको प्राणदायी मान के चलें, क्योंकि जल ही जीवन होता है। जल से हमारे जीवन के अंदर समस्त समृद्धियाँ आती हैं, चाहे हम फसलें कर लें, चाहे हम दैनिक उपयोग के लिए जल का उपयोग कर लें। तो निश्चित रूप से हमारे धर्म की भी इन लोगों को मानना चाहिए, अधर्मी लोगों को, वो भी इन लोगों ने कभी नहीं मानी। और रही बात कि हम वैज्ञानिक रूप से देखें तो भी आज हमारे शहर का दुर्भाग्य है कि कई सारी 250 से 300 कॉलोनियों में बोरिंगों से लोग अपना पानी पी रहे हैं। नगर निगम और मध्य प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी की पानी देने में असक्षम है। तो
चेतन जी ने बड़े अच्छे जवाब दिए और अब इस ब्रेक के बाद इनसे फिर पुनः रूबरू होंगे। कुछ देर बाद आपसे फिर मुलाकात होती है। जय श्री महाकाल। नमस्कार, एक बार पुनः हाजिर हैं चेतन यादव जी के साथ में। तो एक बार पुनः स्वागत है चेतन भाई आपका। बहुत सारी चर्चाएं आपके साथ हुई और हम नदी पर ही थे जी। तो मैं समझता हूँ कि अपन शुरुआत वहीं से करते हैं फिर से एक बार। तो जो नदी का मसला है, इन दिनों भी हमने कुछ दिन पहले देखा कि वहाँ पर फूट गई पाइपलाइन। एक बार नहीं, जी हाँ, कई बार ऐसा होता है। बात फूट जाती तो इसको लेकर चूंकि आप तो पार्षद भी रहे हैं, सदन में बैठे भी हैं और राजनीति की समझ भी उस क्षेत्र में रहते हैं, इसके बारे में बताएं, क्या समस्या क्या है? है। मैं आपको ये बता दूं, मैं सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा भी किया हुआ हूँ। मैंने ग्रेजुएशन के बाद सिविल इंजीनियरिंग किया, क्योंकि व्यवसाय से मैं ठेकेदारी किया करता था किसी समय में। तब मैंने काफ़ी कुछ उसमें पढ़ा समझा। पाइपलाइन का फूटना और ये सब चीज़ों का मतलब ये होता है कि उसकी जितनी क्वालिटी होना चाहिए, जितनी क्षमता का वो पाइप होना चाहिए, उससे कम क्षमता का पाइप उसमें डाला गया है। सीधी सी बात है कि हम जनरल कार धोते हैं और हम हल्का वाला पाइप यूज़ करें और प्रेशर उसमें तेज हो तो पाइप फट जाता है। तो ये भ्रष्टाचार का सीधा स्पष्टीकरण है। फिर दूसरी बात, मेरे ख्याल से नगर निगम के अंदर सारे डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर्स होंगे, अच्छे इंजीनियर्स इनके पास है नहीं। तो जितनी कैपेसिटी का प्रेशर उसमें पानी का अंदर होता है और जितना सप्लाई की उसको ज़रूरत पड़ती है, उससे छोटे पाइप उसमें डाले गए हैं। तो जब भी वो पाइप वहाँ से आगे पानी बढ़ाता है और थोड़ा बहुत भी अंदर जाम बसता है, प्रेशर बढ़ता है, वो पाइप से बाहर आ जाता है, ढक्कन से ओवरफ्लो आगे नहीं होकर जाता है, आगे नहीं जाता है, वो ढक्कन से बाहर हो जाता हाँ। है। और मेरे को तो दुर्भाग्य लगता है कि कलेक्टर, कमिश्नर, नगर निगम, वहाँ के विधायक जो पारस जैन रहे काफ़ी समय तक उसी जगह पे आज भी हैं, आपके मोहन यादव जी, क्या इन लोगों को इतनी छोटी सी समझ नहीं है कि जिस शिप्रा के किनारे किसी भी प्रकार की गंदगी की छोटा सा कण भी ना होना चाहिए, वहाँ से आप बड़े बड़े पाइप डाल के पूरे शहर की गंदगी निकाल रहे हैं। और टेक्निकल फॉल्ट होते ही होते हैं और सब समझते हैं। हमने सिंहस्थ में देखा है, सिंहस्थ में कि हमारे सेवा दल के कर्मचारी का फोटो किया, सेवा दल के सदस्य का फोटो लगा था, ऐसे ही पाइप फटा था, ढक्कन उसने उड़ा दिया, फिर ढक्कन रख के वो पाइप के ऊपर खड़े रहे 2-3 लोग सेवा दल के, तब जाके लोग वहाँ स्नान कर पाए, नहीं तो सिंहस्थ में स्नान भी ना कर पाते लोग। ये हाल रहे। मैं तो चाहता हूँ कि वो वाला जो है पाइपलाइन जो है ड्रेनेज का, वहाँ से रिमूव किया जाए। एक बात और देखते हैं कि इससे भी एक बुरा काम वहाँ होता है। आए दिन हम देखते हैं किसी न किसी के परिवार का कुल दीपक या उसकी कुल दीपिका बच्चे डूब के शांत हो जाते हैं और प्रशासन कभी इस बात पे सुध नहीं लेता है। तो हम देखते हैं कि पारदेश्वर महादेव से लेकर के छोटी रपट और छोटी रपट से लेके तो आगे बड़ी ये पुल के यहाँ तक का लेंथ लगभग 1-1.25 किलोमीटर की होती है लंबाई। और इसको अगर हम सिर्फ 4 फुट तक के लिए नीचे कंक्रीट का बेस बना दें, जैसा कि आप हरिद्वार में आप देखिएगा कि हरिद्वार में स्पष्ट रूप से सारे घाट इस तरह से बने कि कमर से ज़्यादा पानी नहीं होता। प्रवाह की वजह से वहाँ कोई कैजुअलिटी होती होगी, पर बाकी जब शांत चेन लगा रखी है, चेन लगा रखी है, बैरिकेडिंग कर रखी है। ये इतने कम पैसे का काम है जो उसको आराम से किया जा सकता है, पर पता नहीं इन लोगों के पास या तो ज्ञान नहीं है या फिर या करना नहीं चाहते। इनको मरते हुए लोग अच्छे दिखते हैं, लोग दुखी अच्छे दिखते हैं, चर्चाओं में रहना चाहते होंगे ऐसे। हाँ, तो ये शिवराज जी की सरकार शायद स्वराज सरकार बने ही रहना चाहती है। ये जनताओं के शव को देख करके प्रसन्न होने वाले लोग लगते हैं मुझको। इन दिनों ऐसा माना जा रहा है कि उज्जैन, चूंकि विधानसभा चुनाव काफ़ी करीब है और आपकी दावेदारी उज्जैन दक्षिण में है, उज्जैन उत्तर में क्यों नहीं है? इसका भी एक स्पष्ट सा बड़ा कारण रहा कि जब मेरे फादर देवास गेट से पार्षद थे, वो इलाका उस समय परिसीमन में दक्षिण विधानसभा में हुआ करता था। जब मैं पार्षद रहा तब भी वो इलाका जो है दक्षिण विधानसभा में परिसीमन के अंदर था। और उसके बाद जब परिसीमन में कुछ तब्दीलियाँ आई तो फिर ये उत्तर में चले गया। और मेरे फादर भी विधानसभा के प्रबल दावेदार थे, वो विधायक बनना उनका एक स्वप्न था इस शहर की सेवा करने के लिए। तो दक्षिण विधानसभा से ही वो अपनी प्रिपरेशन रखा करते थे। तो मेरे को चूँकि विरासत में राजनीति मिली, तो विरासत में उनकी पूरी टीम दक्षिण की मुझे उस समय से मिली, तो वहीं से मैं काम करता हूँ। और तभी से हम दक्षिण की तरफ ही अपना ध्यान ज़्यादा रखते हैं और सारा काम इसी क्षेत्र में करते हैं। उत्तर के भी काफ़ी लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं जनसेवा के, पर दक्षिण हम लोगों ने प्रमुखता से किया है क्योंकि शहर का एक नया विकास और नई योजनाओं को इस जगह पे ज़्यादा हम लोग कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो पहले तो ये बताएं कि इस समय जो राजनीति समीकरण है
प्रदेश का, पहले हम प्रदेश की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कांग्रेस आ रही है? निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बन रही किस कॉन्फिडेंस, किस भरोसे कह रहे हैं बात आप? है। बेरोजगारों को देख करके, गरीबों को देख करके, किसानों को देख करके, महिलाओं को देख करके, आदिवासियों पे हो रहे अत्याचारों को देख करके, हर उस वर्ग को देख, आपकी प्रेस को देख करके, प्रशासनिक महकमों के अंदर आज की तारीख में स्पष्ट बात है कि अब काम करना दुर्भर हो गया है। ऐसी नौकरी से तो नौकरी छोड़ देना, ये शासकीय विभाग के अंदर आम चर्चा हो गई आज की तारीख में, क्योंकि सब अपने मान सम्मान प्रिय रखते हैं, सबको अपना होता है। और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता दम्भी हो गए हैं, अहंकारी हो चुके हैं, और इनको सिर्फ एक चीज़ समझ में आती है, एन कैन प्रकरण स्वयं के लाभ के लिए अधिकारियों को दबाव दे के काम कराते रहना, वो भी थक चुके हैं। अच्छा ये बताइए, चलिए इस समय चूंकि आप प्रबल दावेदार हैं उज्जैन दक्षिण से, जो हमारी जानकारी है उसमें ये है कि अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे के अंदर चेतन यादव सबसे ऊपर नाम था, चेतन यादव का। अगर ये मान लिया जाता है कि उज्जैन दक्षिण से पार्टी आपको टिकट दे देती है, जी हाँ। तो अगर एक तो ये कि आप जनता के बीच में कैसे जाएंगे, क्या आपके मन में बातें हैं, कैसे भरोसा दिलाएंगे कि मैं चेतन यादव अगर मैं आता हूं तो मैं आपके लिए, मतलब आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं, चूंकि आप पढ़े लिखे सिविल इंजीनियर है, लॉ किया हुआ है ना, एजुकेटेड है, और आज की तारीख में हर आदमी चाहता है कि उनका जो लीडर हो या उनका प्रतिनिधि हो वो वेल एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो। तो ऐसे में आपके पास क्या योजनाएं हैं, क्या वादे हैं, क्या दावे हैं? उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट की बात कर रहा हूं मैं इस समय आपसे। उज्जैन दक्षिण विधानसभा बड़ी महत्वपूर्ण विधानसभा है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि इंदौर शहर बहुत डेवलप हो रहा है। आज हमारे महाकाल क्षेत्र में भी श्रद्धालुओं का आना जाना काफ़ी बढ़ चुका है, और जिस प्रकार से आसपास की सब डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, तो मैक्सिमम डेवलपमेंट की गुंजाइश, चूँकि उत्तर विधानसभा के अंदर सिंहस्थ क्षेत्र लगता है, तो वहाँ इतना डेवलपमेंट की गुंजाइश नहीं आ पाती है। तो सारा डेवलपमेंट की जितनी भी धाती है, जितनी भी भार है, वो दक्षिण विधानसभा को आने वाले समय में उठाना है। और लोग तो यहाँ तक बात करते हैं जैसे इंदौर बम्बई के पास पूना डेवलप हो गया है, ऐसे ही भविष्य में इंदौर बम्बई बनेगा तो उज्जैन शहर पूना की तरह बड़ा होना चाहिए, अच्छी सुविधाओं से युक्त होना चाहिए। तो यही हम सब लोग देखते हैं इस विधानसभा को इसी तरीके से। और आपने कहा कि हम क्षेत्र में कैसे जाएंगे, तो लगभग मुझको 22 से 23 वर्ष हो गए इस विधानसभा में काम करते हुए। इस क्षेत्र में हम लोगों ने हर प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन किए हैं, हर प्रकार से हमने जागृति फैलाने, सामाजिक जागरण के कार्यक्रम किए हुए हैं। आपको याद होगा कि मैं विगत कई सालों से जय उज्जैन करके एक प्रकल्प चला रहा हूँ, एक मूवमेंट चला रहे हैं। उस मूवमेंट में हम अपने उज्जैन को अपने नज़रिए से देखते हैं, और हमारा स्लोगन है, आइए अपने शहर को देखें अपने घर की तरह। जैसे आपके अभी हाल स्टूडियो में आपकी चॉइस से लगा हुआ कलर है कि कौन सा बैकग्राउंड में अच्छा कलर जाएगा, माइक कैसा होना चाहिए, 3 कैमरे 2 कैमरे आपने लगाए हुए हैं। चूँकि आपने अपनत्व के भाव से जब इसको देखा तो आप इसको बेहतर कर पाए। तो हम जनता के साथ अपनत्व के भाव से चलेंगे, उनके साथ मिलकर के इस शहर की आगामी अच्छी योजनाओं पर काम करेंगे। और रही बात, आपने कहा अभी कि उन्होंने खूब विकास किए, तो उनके जैसा विकास मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे को सिर्फ जनता का और शहर का विकास करना है। ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक है। दाल रोटी खाने का अच्छा शौक है, थोड़ा और अच्छा खाने का शौक है। ये तो मतलब आप मैंने कहा कि विकास किया तो आप समझ गए किस विकास की? जी मैं समझ गया, मैंने कहा इसकी बारी आएगी तो मैं आपको जवाब दूंगा। अच्छा ये बताइए, आप हमेशा, आपने कहा कि मैं पिछले 22 सालों से जो है वो उज्जैन दक्षिण के अंदर सक्रिय हूँ, तो ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता, कांग्रेस ही कांग्रेस को हराने का काम करती है। इस समय उज्जैन दक्षिण में बहुत सारे दावेदार हैं। अजीत सिंह बहुत प्रबल दावेदार, भरत पोरवाल बहुत प्रबल दावेदार है ना, वीनू कुशवाहा प्रबल दावेदार, और भी बहुत सारे नाम हैं, मैं शायद सबके नाम ले ना पाऊँ। तो अब आपको लगता है कि जब आप यहाँ पर, जैसे एक बात मुझे याद आता है, प्रसंग याद आता है कि चुन्नू शर्मा को यहाँ से टिकट दे दिया गया था जी, उनकी जमानत जब्त हो गई। जी हाँ। बात यह आई थी कि उन्हें उज्जैन उत्तर में वो रहते हैं, दक्षिण में चुनाव लड़ने आते हैं, तो ये पुनरावृत्ति तो नहीं होगी कहीं? पार्टी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, ये सारे लोग आपके साथ हैं, इस बात का आपको भरोसा है अंदर से? मैं आपको सबसे पहले एक बात और भी कह दूं कि मैं विगत कई समय से दक्षिण विधानसभा का ही मतदाता हूं, तो एक प्रश्न तो आपका यहाँ पर समाप्त हो गया। फिर शहरी अगर हम लोग स्थिति को देखें तो उत्तर और दक्षिण विधानसभा एक ही विधानसभा है,
एक पैर आप इधर रखिए और एक पैर इधर रखिए तो ऐसा लगेगा आधे उत्तर में खड़े हैं और आधे दक्षिण में खड़े हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे योगेश शर्मा जी के समय भी लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथ दगा किया था। उन्होंने अपनी स्वयं की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निर्दलीय चुनाव लड़े, अन्यथा आप वोट उठा करके देख लीजिए उस समय पे। तो दावेदार तो वो लोग भी हैं आज भी, दावेदार हैं, निश्चित है। उस समय का दौर पार्टी बेस्ड दौर रहा। अब जहाँ तक मेरा दृष्टिकोण है, जितना मैं समझ पाता हूँ राजनीति में, अब विधायक में व्यक्तिगत रूप से भी आदमी को ज़्यादा देखा जा रहा है। पार्टी तो अपनी जगह महत्व रखती है, साथ में ये भी देखा जाएगा कि व्यक्तिगत रूप से इंसान कैसा है। और योगेश शर्मा जी निश्चित रूप से अच्छे लीडर थे। उन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति करी, कोई अनजान व्यक्ति नहीं थे। ये तो एक सिर्फ राजनीति पेतरा है ये फेंक देना कि उत्तर के आदमी को दक्षिण में टिकट दे दिया। अब इसे मोहन जी भी तो उज्जैन उत्तर के थे। ये आपने ही जवाब दिया बहुत बेहतर से। और मैं तो मुझे आपको याद बताता आया हूँ कि अब्दालपुरा में रहते हाँ, थे, अब्दालपुरा से उज्जैन, इधर आ सही गए हैं, बात। दशहरा मैदान आ गए आजकल हैं। उज्जैन दक्षिण में रहने लग गए, सही बात जी है। जी जी। तो ये शहर में तो मेरे को नहीं लगता कि सीमा का कोई ऐसा मसला हो। विकास मुद्दा है, विकास मुद्दा है। तो क्या विकास नजर आता है आपको? मतलब दक्षिण में ऐसी कौन सी चीज़ है, जैसे कि भी मेडिकल कॉलेज को लेकर बड़ा हल्ला मचा हुआ है और मेडिकल चार मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई थी, 3 जगह तो लगभग फाइनल हो गया है। उज्जैन एक बार हम फिर पिछड़ गए। तो क्योंकि आप उज्जैन दक्षिण की दावेदारी कर रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ रहने वाली हैं, तो अगर मान लो ईश्वर आपको ये मौका देता है तो ये बड़ा मूवमेंट मेडिकल कॉलेज को लेकर है, तो क्या कभी ऐसा हुआ? तो अभी हम ये माने गुड गवर्नेंस का जो मतलब होता है साहब, बिल्कुल स्पष्ट होता है। गुड गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि जनता को शिकायत ना करना पड़े, आंदोलन ना करना पड़े, क्यू में ना खड़ा होना पड़े, और वो जो चाहती है वो सरकार उसको सीधे सुने, गवर्नमेंट सुने और उसको सर्व करे। उज्जैन शहर की आवश्यकता है मेडिकल कॉलेज, और मैं निश्चित रूप से बड़े आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जनता को भी बताना चाहता हूँ, कमलनाथ जी सबसे पहले उज्जैन शहर को मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे। जो भारतीय जनता पार्टी सालों से लॉलीपॉप दे रही है शहर की जनता को, उत्तर दक्षिण दोनों विधानसभा में, कमलनाथ जी आने वाले समय में सारी वो चीज़ें पूरी करेंगे जो इस शहर की आवश्यकता है। चेतन जी, अपना चर्चा के अंतिम दौर में एक सवाल आखिरी में आपसे करना चाहूँगा, जो मेरा भी सवाल है, पब्लिक का भी सवाल है, कि इन दिनों बहुत सारी फ्री की योजनाएं चल रही हैं। जो भी सरकार आती है वो फ्री की बिजली, फ्री का बीमा, ये बहना योजना, वो महीना योजना, करोड़ों रुपया खर्च कर दिया जाता है इन योजनाओं पे चुनाव जीतने के लिए। इसके बजाय ये दावे क्यों नहीं होते, ये वादे क्यों नहीं होते? कोई भी हो, चाहे पार्टी कोई भी हो, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर, सिर्फ मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, कि उद्योग धंधे लगाने की बात क्यों नहीं की जाती? जितना अरबों खरबों रुपया आप जो है वो रेवड़ी बांटने पे खर्च कर देते हो, उससे कई दर्जनों प्लांट लगाए जा सकते हैं। यूथ जो भाग भाग के, यहाँ का पढ़ा हुआ बंदा जो है वो कहीं पुणे में भाग रहा है, कहीं कहाँ जा रहा है, कहीं बेंगलोर जा रहा है, तो हम एम्प्लॉयमेंट जो एक समस्या है वो उसके लिए कोई भी पार्टी है वो इतनी प्रतिबद्ध दिखाई क्यों नहीं देती? क्या कारण है इसका? प्रतिबद्धता आपको दिखाई देगी कमलनाथ जी की सरकार में। 18 महीने में आप वो भी तो कह रहा 3,000 रुपए देंगे हम लाडली बहना में। बिल्कुल देना चाहिए। उसका कारण ये है कि अगर आप सांख्यिकी विभाग से लोगों के जीवन स्तर को देखें तो एक बड़ा वर्ग ऐसा होता है जिसको साल के 365 दिन काम नहीं मिलता, वो मुश्किल से 100 दिन काम कर पाता है। लोगों को दो ना आप, तो इसमें तो अपात्र लोगों को मिल रहा है। मैं आपकी बात पे आता हूँ कि अगर आप इसमें लिटरेसी रेट उठा करके देखें, शैक्षणिक मापदंडों को उठा करके देखें, तो आज भी अनस्किल्ड लोगों की एक भरमार हमारे देश में है, हमारे प्रदेश में भी है। वो गरीब लोग जिनको कोई काम नहीं आता, या तो मजदूरी करते हैं, बेलदारी करते हैं। कई माताएं बहनें हैं वो आज भी बर्तन मांजने का काम करके अपना पेट पाल रही हैं, है ना, जिनके लिए आप अगर उद्योग धंधे भी अगर डाल देते हैं तो चूंकि वो अनस्किल्ड है और पढ़ नहीं पाए हैं उनके जीवन में किसी भी वजह से, तो ऐसे कई बड़ा एक वर्ग है जिसका लालन पोषण सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जब सरकार की जिम्मेदारी उनके लालन पोषण, जैसे अभी आपने देखा फ्लड आया था, अभी दिग्विजय सिंह साहब का इंटरव्यू चल रहा है कि लोगों को अभी वहाँ अनाज नहीं दिया गया है, गवर्नमेंट ने अनाज नहीं दिया, लोग भूखे हैं 10-10 दिन से। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उन योजनाओं की भी आवश्यकताएं होती हैं, पर उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये आपकी बात है। और स्वामी विवेकानंद की याद आ जाती है मेरे को इस बात में कि उन्होंने उस दौर में, उस ज़माने में पता कर लिया था कि जाओ जाके देखो चाइना में लोग युवाओं से किस तरह से रोज़गार उत्पन्न कर रहे हैं, तो हमको कई फैक्ट्रियाँ लगानी पड़ेंगी, कई काम करने पड़ेंगे
तो निश्चित रूप से कमलनाथ जी की सरकार जब आएगी तो रोजगार के सुनहरे अवसर लेकर के आएगी। कई व्यापारिक उद्योग आप लोगों को देखेंगे, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, यहाँ तक भी मैं समझता हूँ अभी उन लोगों पर कृषि का हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है। तो एग्रीकल्चर बेस्ड होने की वजह से हमारे यहाँ फूलों के प्रोडक्शंस के लिए, फिर उसके यहाँ पर आप फूड का जितना भी प्रोडक्शन होता है हम देखते हैं, जैसे चिप्स, कुरकुरे, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सारे इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए कमलनाथ जी बहुत बेहतर से काम कर रहे हैं। उन्होंने योजना बनाई भी है और आप हमारे मैनिफेस्टो में, उनके वचन पत्र में देखेंगे इसको। मतलब ये कब तक हम ये सोचें कि चुनाव कब तक होने की संभावना है वैसे आपके हिसाब से? इतनी जानकारी तो मुझको नहीं है, पर हाँ जो है सिर्फ अभी चर्चाएं हैं और नवंबर में ऐसा मानते हैं कि चुनाव हो जाने चाहिए। आचार संहिता लग जाएगी मतलब बहुत जल्दी, ऐसा कुछ है? हाँ, अक्टूबर में बताते हैं कि 6-7 तारीख के दरमियान या कुछ 10 तारीख के दरमियान प्रथम द्वितीय सप्ताह में आचार संहिता लगेगी, लगने की संभावना है। हाँ, और आई होप सो कि आप लोगों के आशीर्वाद से मैं चुनाव लड़ता हुआ भी मिलूंगा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं चेतन जी कि आप चुनाव लड़ें और आपके जो सपने हैं, जो जनता जो चाहती है वो भी पूरा करें, और आप जैसा युवा और पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो अगर आता है तो मुझे लगता है कि जनता को भी खुशी होगी। तो ये थे हमारे साथ चेतन यादव जी, जिन्होंने बड़े ही बेबाक ढंग से अपनी सारी बातों को रखा, और उम्मीद करते हैं कि वो जो सेवा की भावना के साथ आना चाहते हैं तो वो भी आए, जनता भी उनको देखना चाहेगी, हम भी देखना चाहेंगे। तो एक बार पुनः आपका स्वागत है, आप आए, आपने वक्त दिया, धन्यवाद।